नमस्कार, न्यूज विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मौजूद है हम बक्सर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों के चर्चा को लेकर चौथे दिन बक्सर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में 3 दिन हमने संभावित प्रत्याशियों की समीक्षा की है, जिसमें भाजपा के 6 प्रत्याशी रहे, संभावित प्रत्याशी रहे, महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी, जन सुराज एवं बसपा के संभावित प्रत्याशी। आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं हम भाजपा और अन्य संभावित प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करने के लिए। तो भाजपा में अभी हम जो आज चर्चा करेंगे उसमें नाम है अमरेंद्र पांडे, आनंद मिश्रा, हिमांशु चतुर्वेदी, डॉक्टर राजेश मिश्रा, सौरभ तिवारी एवं अमरेंद्र चौबे। ये भाजपा के संभावित प्रत्याशी हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे आज अन्य प्रत्याशियों में, संभावित प्रत्याशियों में बसपा के बक्सर सदर से विधायक रहे प्रोफेसर हृदय नारायण के बारे में भी। हृदय नारायण सिंह अभी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लेकिन अभी एक कंफर्म नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगे। संभावित प्रत्याशियों में उनकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम एक और संभावित प्रत्याशियों में चर्चा करेंगे अति पिछड़ा समाज से सरोज राजभर के बारे में। सरोज राजभर भी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं 2015 में, लेकिन इस बार भी वो चुनाव लड़ने के मूड बना रहे हैं। और चुनाव आज उनसे बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अभी वो राजद से जुड़े हुए हैं तो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आइए हम मिलते हैं इस संबंध में चर्चा के लिए बक्सर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शशांक शेखर एवं न्यूज विजन के संपादक डॉक्टर शशांक शेखर से, और चर्चा करते हैं बक्सर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों के बारे में। नमस्कार। 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 आज हम चर्चा कर रहे हैं चौथे दिन बक्सर विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों के बारे में। मैंने पहले दिन भी भाजपा के कुल 6 प्रत्याशियों के बारे में चर्चा हम लोगों ने किया था, और दूसरे दिन भी महागठबंधन के, और तीसरे दिन भी जन सुराज एवं बसपा के। आज भाजपा और अन्य दलों के संभावित प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करते हैं भाजपा के अमरेंद्र पांडे से। भाजपा में अमरेंद्र पांडे प्रत्याशी के रेस में है, जो भाजपा के पूर्णकालिक सदस्य भी रहे, तो उनके बारे में आप चर्चा किया जाए। देखिए, बक्सर की सरजमीन पर अमरेंद्र पांडे पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों में नजर आते हैं, और अभी हाल ही में पंचमुखी हनुमान मंदिर में अपने आराध्य को लेकर पूजा पाठ भी करवाया था, और टिकट के लिए हुंकारी भी भरी थी। और अश्विनी चौबे के साथ वो अक्सर नजर आते हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वे अक्सर नित्यानंद राय, जो गृह राज्य मंत्री, उनके इलाके में पूर्णकालिक प्रवासी हैं, वो काम करते हैं वहां पर जाकर। लेकिन वो बक्सर जिला के राजपुर के मोहरिया गांव के रहने वाले हैं। श्यामपुर मोहरिया। तो श्यामपुर मोहरिया के रहने वाले हैं, और बक्सर इलाके में जो वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं बक्सर विधानसभा से, तो मेरा मानना है कि चूंकि ब्राह्मणों के खाते की यह सीट है, और उस सीट के नाते हर ब्राह्मण 4 आगे हम यहाँ से उम्मीदवार हो जाए। लेकिन जनमानस के बीच जनता के सवालों को लेकर कभी भी वो एग्रेसिव होकर कोई धरना प्रदर्शन, इस तरह का कोई आंदोलन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नहीं किया। तो जब खड़ा नहीं किए हैं तो जनमानस के बीच अपनी बहुत मजबूत दावेदारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता के बीच अपनी संघर्ष के बल पर जो लोग दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, तो उन्हें मैं समझता हूं कि अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो मैंने बेहतर रहेगा। हालांकि पंडित के नाम पर, पूर्णकालिक हैं संघ के नाम पर, पार्टी में बड़े संगठन के पदाधिकारियों से और बड़े बड़े मंत्रियों से अपने रिश्तों को दर्शाते रहते हैं, लगातार दर्शाते हैं कई वर्षों से। और अपने बड़े भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ अपनी तस्वीर हमेशा साझा करते हैं। और हालांकि एक बहुत बड़ी बात यह है कि वे बहुत सलीके से, शालीनता से अपनी बात भी रखते भी हैं। तो अगर वो पार्टी के लिए प्रयासरत है और उन्हें टिकट देती है तो ठीक है, भाग्य की आजमाइश कर सकते हैं। चलिए, फिर अब अगले प्रत्याशी के बारे में हम लोगों ने चर्चा करेंगे, जो अभी इसके पूर्व में अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ चुके थे, और जिनकी वजह से माना जाए कि भाजपा बक्सर से हार गई थी। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के बारे में। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा अभी हाल के दिनों में
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, लेकिन वो चर्चा है कि बक्सर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन बात जहां तक ये है कि वो हाल फिलहाल के दिनों में भाजपा में शामिल हुए और उनका कई एक जगह, कई मंच पर, चाहे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि हम भाजपा में सेवा के भाव से आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, हम अभी टिकट की दावेदारी नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, निश्चित तौर से वो बक्सर में चुनाव लड़ने के लिए ही आए थे। असम कैडर से IPS पदाधिकारी रहे हैं। असम में काफी बेहतर परफॉर्म भी उन्होंने किया है और वहाँ के मुख्यमंत्री के प्रिय भी रहे हेमंत बिस्वा के, और उन्हीं के इशारे पर वे यहाँ पहुंचे भी थे। लेकिन पार्टी में चूंकि विभिन्न तरह की गतिविधियां चलते रहती हैं, किसी की लॉबी काम की, किसी की लॉबी नहीं काम करती है, ऐसे में उनको टिकट कर दिया गया MP के चुनाव में। और उन्होंने अपनी जिद पर कि हम, मेरी क्या हैसियत है, हमारी क्या अपनी एंटी है, उसके लिए वे बागी चुनाव लड़ गए निर्दलीय होकर। और इसका मजा जो बैकुंठपुर से प्रत्याशी बनाए गए थे मिथिलेश तिवारी जी, पार्टी के महामंत्री थे, उनको भुगतना पड़ा। स्थिति ऐसी रही कि जो लोग बीजेपी के टिकट को लेकर जो लोग खार खाए लोग थे, वो सीधे आनंद मिश्रा के वोट में चले गए थे और लगातार बैठके और सब चीजें हो रही थी। तो लगभग 50,000 से अधिक वोट वो ले आए। लेकिन उस सब दिन उनके मन में ये टीस रही कि हमको पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया। खैर, एन केन पराकेन लगे रहे भाजपा में और भाजपा में उन्हें शामिल करा लिया गया। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के समक्ष शामिल हुए। शामिल होने के बाद जैसे ही शामिल खबर यहाँ जिला मुख्यालय तक पहुंची, लोगों में भूकंप मच गया। लोग परेशान नजर आने लगे जो टिकट के दावेदार थे कि ये क्या हो गया, जिसके चलते पार्टी यहाँ शामिल होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद गया में प्रधानमंत्री कार्यक्रम था और जाकर प्रधानमंत्री से भी मिल लिया। हाँ, वही मैंने कहा ना कि लोग को ये तो आश्चर्य हो रहा था। तो इसी आश्चर्य को लेकर, क्योंकि ऊपर लेवल पर किन किन नेताओं से क्या गुडविल रहा ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन जो जिले स्तर के कार्यकर्ता नेता बनने का प्रयास करने वाले लोग हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, उनकी तो भाई खटिया खड़ी हो गई थी। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाते कहा कि मैं यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पार्टी में, संगठन में काम करूंगा। लेकिन नेता कहते कुछ और है और करते कुछ और है। और हाल के दिनों में उनको सरस्वती विद्या मंदिर में भी इंगेज कर दिया गया। हाँ, उन्हें तो धीरे धीरे जो पार्टी के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन आता है होते हैं, मैं भी अगर ये टिकट इन्हें मिलता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी फाइट दे सकते हैं, क्योंकि अच्छे पुलिस अफसर रहे हैं और इनको बहुत बढ़िया से रणनीति आती है। और बाकी पुलिसिंग के दौरान बहुत पॉलिटिकल लोगों से भेंट मुलाकात हुई, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टिकट मिलती है तो मैं समझता हूँ कि ये फाइट करेंगे, लेकिन इन्हें भी हराने का प्रयास जो जमीनी कार्यकर्ता वो पीछे नहीं रहे। भाजपा से जुड़े लोग वो लग जाएंगे कि ये किसी तरह यहाँ से भागे। चलिए ठीक है, आगे के फिर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे प्रत्याशी, एक जो पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में मजबूत दावेदार रहे थे और हाँ ना में रह गया उनका टिकट, हिमांशु चतुर्वेदी के बारे में, जो हाल के दिनों में उनको रोहतास का प्रभारी भी भाजपा ने बना दिया है और उनके बारे में चर्चा हो रही है कि शहर में उनको भी टिकट इस बार मिल सकती है। तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हिमांशु चतुर्वेदी जो है ना, नौजवान है और कर्मठ है और कर्मशील भी है, जुझारू नेता है और हर गली टोले मोहल्ले में वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जमीन पर काम किया है, संघर्षशील नेता है। और उनके कर्मठता को देखते ही पार्टी ने उन्हें सासाराम रोहतास जिला का प्रभारी बनाया है। अभी हाल ही में अमित शाह जी का प्रोग्राम हुआ था सासाराम में, उस पूरे कार्यक्रम को कंडक्ट उन्होंने ही कराया था। तो अपने कार्यशैली और अपनी दक्षता के बल पर पार्टी में उनकी बहुत अच्छी पहचान बनी हुई है। और संगठन अगर इन्हें बक्सर से प्रत्याशी के लिए अनुमोदित करता है और इनके नाम पर मुहर लग जाती है, तो मैं समझता हूं कि पार्टी की अच्छी खासी स्थिति यहाँ रहेगी, बन जाएगी। लेकिन हमको लगता है कि जिस तरह का माहौल है कि पार्टी में जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है और वे चुनाव को नहीं लड़ा जाता, वो दायित्वों का निर्वहन करते हैं। और अगर मिलती है हिमांशु चतुर्वेदी को सीट तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर होगा बक्सर के लिए अनेकों आंदोलन आरंभ के दिनों में 2005-6 में लगातार उन्होंने जब पार्टी में कार्य करना शुरू किया तो काफी आंदोलन किए थे और इसी वजह से उनकी पार्टी में बहुत अच्छी खासी पहचान बनी हुई है। चलिए, इसके बाद हम एक अगले प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर राजेश मिश्रा।
डॉक्टर राजेश मिश्रा पिछले 3 वर्षों से कहा जाए कि बक्सर में काफी सक्रिय है। वो इसके पूर्व में दिल्ली में और बॉम्बे में ही अपना पेशा कर चुके थे। वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। उनका कहना है, उनसे भी पहले बातचीत बहुत हुई है, तो वो कहते हैं कि मैं मुंबई और दिल्ली को छोड़कर बक्सर में आया हूँ। मेरा परिवार रहता है दिल्ली में, पटना में, मैं बक्सर में रहता हूँ। बक्सर में सेवा के भाव से हम हैं और चुनाव लड़ेंगे। पिछले लोकसभा में भी वो काफी एग्री थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का टिकट हमारा फाइनल हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिथिलेश जी को टिकट मिला और उसके बाद से ही सक्रिय है ये बक्सर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए। उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, डॉक्टर राजेश मिश्रा की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, निश्चित तौर से एक अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे चिकित्सक हैं और अच्छे आदमी भी हैं। वो इसी जिले के जो है कि नहीं रहने वाले भी हैं, इटाड़ी थाने के रहने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर राजेश मिश्रा लगातार जन सेवा, समाज सेवा और मेडिकल सेवा तीनों में सक्रिय हैं। लगातार स्वास्थ्य शिविर बहुत लगातार। और अभी उनको हाल ही में व्यवसायी मंच की ओर से भी सम्मानित किया गया था। आदमी दिलेर है, कर्मठ है और बुद्धिजीवी है। अगर 3 साल से काम कर रहे हैं तो उनका विजन होता है कि हम जनता तक सीधे पहुंचे। लगातार गांव में कैंप लगाना, लोगों से इंटरेक्ट होना, भाजपा की नीतियों को पहुंचाना उनकी आदत बनी हुई है। तो अगर ये आदत को पार्टी अच्छा मानती है और पार्टी अगर ऐसे करता विश्वास करती है, तो मैं समझता हूं कि जो एक सुयोग्य प्रत्याशी की जरूरत होती है, तमाम डिमांड ये पूरे करते हैं। पढ़े लिखे हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, हर वक्त इमरजेंसी के लिए लोगों के बीच खड़े रहते हैं और कुशल व्यवहार आदमी है। तो मैं समझता हूं कि अगर उन्हें पार्टी मौका दे, 3 साल से लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी उनकी पैठ है समाज में। चलिए, फिर हम आगे अब चर्चा करेंगे। भाजपा के छात्र राजनीति से काफी एग्रेसिव रहे, काफी आंदोलन में शामिल रहे और रेलवे बोर्ड के भी सदस्य रह चुके थे और पिछली बार भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। सौरभ तिवारी के बारे में, सौरभ तिवारी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सौरभ तिवारी युवा है और युवा का संगठन भी चला चुके हैं। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। गंगा का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है। माँ गंगे के आशीर्वाद से गंगा सफाई अभियान भी चलाते हैं, जिससे भाजपा की वरिष्ठ नेत्री रही उमा भारती भी इनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची हुई थी। सौरभ तिवारी विभिन्न इलाकों में अपने कर्मठता के बल पर चर्चित है, लेकिन जब सत्ता बदलती है, लोग बदलते हैं, निजाम बदलता है, तो कई लोग बदल जाते हैं। तो वर्तमान निजाम के राज में ये उपेक्षित चल रहे हैं। बावजूद अपनी कर्मठता के बल पर विभिन्न संगठनों में, पार्टी के विभिन्न संगठनों में वे कहें कि अपने लोग, अपने युवाओं के बीच इनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। युवा अगर उनके एक आह्वान पर युवा शक्ति गंगा किनारे जब गंदगी साफ करने के लिए मौजूद रहती है, तो समाज में किसी परिचय के मोहताज नहीं है सौरभ तिवारी। और सौरभ तिवारी अभी पार्टी के लिए और संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी का टिकट मांग रहे होंगे भले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टिकट के लिए पार्टी बदलाव लगाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी कि जब ये जिस तरह से करता है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो अगली बार इन्हें मौका निश्चित तौर से पार्टी देगी। और अभी 5 साल ये अपने आप को और रगड़े और पार्टी को और मजबूत करें, और तब जाकर मैं समझता हूँ कि अगले भी इनके पास बहुत उम्र है, बहुत समय है। अभी जो गंगा की सेवा भी करते रहे और निश्चित तौर से सफलता इनके हाथ चुनेगी। मुझे लगता गंगा की सेवा इनको गंगा माँ ही कभी न कभी आशीर्वाद निश्चित लगे हुए हैं। माँ इनको आशीर्वाद देगी और कोशिश अच्छा कर रहे हैं। और मैं अप्रिशिएट भी करता हूं कि नौजवान चेहरे को जब भी मौका की बारी आएगी तो सौरभ तिवारी को पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। चलिए, अभी का और भाजपा के हम लोग प्रत्याशी की चर्चा करेंगे, जो जिनको हम कुछ नहीं तो हम जब से पत्रकारिता में है करीब 25 साल से हम तो जरूर देख रहे हैं। उसके पहले आपने ही बताया कि लगभग वो 1985 से राजनीति में है। अमरेंद्र चौबे के बारे में, अमरेंद्र चौबे भाजपा नेता रहे, अजय चौबे जी के साथ काफी आंदोलनों में शामिल रहे, भाजपा के अनेकों पद पर वो कार्यरत रहे। और इस बार भी चुनाव मैदान में वो कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ने वाले हैं और हमको पार्टी इस बार निश्चित सीट देगी, क्योंकि मैं 40 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा हूं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अमरेंद्र चौबे को हम लोग तब से जानते हैं जब अपनी जवानी के दिनों में हम पत्रकारिता के लिए जिला मुख्यालय आया करते थे।
तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जुझारू नेता रहे अजय चौबे, जिनके बल पर बीजेपी ने अपनी पहचान बनाई, हालांकि अब तो दिवंगत हो गए हैं। तो अजय चौबे के आंदोलनों में सक्रिय रूप से ये भाग लेते देखे गए थे। बराबर अधिकारियों का घेराव इन मुद्दों पर उन मुद्दों पर, मैंने इन लोगों के जाने पर समझिए कि अधिकारियों में एक तरह से जाड़ पैदा हो जाता था, ये मेरा कहना है। और पार्टी के लिए जबकि उस समय भाजपा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, तो मुझे याद है कि ये 1982 में एक बार सुशील मोदी विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में एमबी कॉलेज आए थे। तब की चर्चा ये करते रहते हैं कि विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में ये विद्यार्थी परिषद में शामिल थे और एमबी कॉलेज के माध्यम से उनका इंटरेक्शन हुआ था। लेकिन सक्रिय राजनीति में 1985 में ये बीजेपी को ज्वाइन किए थे। पहली बार जब बीजेपी ज्वाइन किए तो ललन चौबे जी उस समय के जो जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, वो इन्हें शामिल कराए और उन्हें धनसोई मंडल का दायित्व दिया था। धनसोई मंडल का दायित्व का बेहतर संचालन करने के बाद ये फिर जिला मुख्यालय में अपना ये आवास बना लिए। उसके बाद ये पार्टी में महामंत्री रहे, पार्टी में मंत्री रहे जिला स्तर पर। एक बार इनको सहकारिता का भी जिला अध्यक्ष बनाया गया था। तो कई ऐसे दायित्वों का ये संचालन करते रहे हैं, लंबे कालखंड तक है कि ये पार्टी को अपनी सेवाएं दिए और लगातार जुझारू नेता हैं। कई अश्विनी चौबे, लाल मुनि चौबे जैसे जो दिग्गज नेता रहे हैं, उनके साथ ये लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। तो एक लंबा कालखंड और इनका इतिहास लगभग 40 साल के आसपास। चूंकि आपने बताया कि आप उन्हें 25 वर्ष से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 35-40 वर्ष से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब उम्र भी इनकी मैं लगता हूं कि 62 के आसपास हो गई होगी। और भारतीय जनता पार्टी युवा संवर्ग पर भरोसा करेगी, तो मैं नहीं जानता तब उम्र के हिसाब से इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इस उम्र को भी मौका देना स्ट्रेटजी में तय होगा, मैंने पार्टी के जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है और अगर उसमें तय होता है तो अमरिंदर चौबे सबसे सीनियर लीडर अभी बीजेपी में एकमात्र बचे हुए हैं। और इस बार टिकट उनको नहीं मिला तो अगली बार से तो ये वन आश्रम में चले जाएंगे। तो पार्टी अगर इन पर उम्मीद करती है, पार्टी अगर इनको मौका देती है, तो बेहतर बात है कि एक सदस्य कार्यकर्ता को 40 वर्ष के कार्यकर्ता को पार्टी का जो है ना मौका मिलेगा और इन्हें भी अपने ऊपर गर्व होगा कि हमने पार्टी की सेवा दी तो पार्टी ने अपने कार्यकाल में इन्हें मौका दिया। तो मैं अमरिंदर चौबे को इस तरह से जानता हूं कि एक संघर्षशील जुझारू नेता है पार्टी के। अब चूंकि नई पीढ़ी आ गई है तो अपने आप को ये लोग पार्टी के मजबूत और गार्जियन के रूप में भूमिका निभाते दिख रहे हैं। चलिए, अब भाजपा के बाद अभी एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में आज चर्चा करेंगे जिनके बारे में कहा जाए कि अपने समय में अच्छे बक्सर जिले के लिए कुछ दिए थे और लड़ करके लिए थे। बसपा के विधायक रहे 2005 से 2010 तक प्रोफेसर हृदय नारायण सिंह। वो पटना गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में बतौर प्रोफेसर थे। विधायक जब बने उसके बाद भी विधायक का सैलरी उन्होंने नहीं लिया था, वो कॉलेज के सैलरी पर कार्य करते थे। लेकिन बक्सर में उन्होंने काफी कार्य कराया था। हमको याद है उस समय हम थे, इन्होंने सदन में पुरजोर बक्सर में रेलवे ओवरब्रिज और चौसा रेलवे ओवरब्रिज की मांग पुरजोर रखे थे और सदन से दिल्ली से उसकी सहमति भी मिली थी। तो उनके बारे में चर्चा करने के लिए हम आपसे कहेंगे कि उनके बारे में आप क्या बताएंगे। दिक्कत इस बात की है कि इन्होंने पुरजोर सवाल उठाया था और सवाल उठाया, बात भी रखी और सदन में इनके मुद्दे को लिया भी गया। लेकिन इनके टाइम में शिलान्यास वगैरह कुछ नहीं हुआ। विधानसभा में सवाल उठाया होगा, मैं इस बात को मानता भी हूँ, उठाया भी होगा। बेहतर अक्सर जुझारू नेता है, उठाते रहे हैं। लेकिन काम वर्तमान सरकार के समय शुरू हुआ है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि जब मुद्दे होते हैं तभी कोई आवाज उठती है, और आवाज उठी तो आज उसका प्रतिरूप हम लोग के सामने नजर आ रहा है। हृदय नारायण सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आम जन के नेता थे। लोगों से मिलना जुलना उनकी फितरत है और बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्होंने एक नई मिसाल कायम कर दी है कि जिला मुख्यालय में कोई भी नारी शिक्षा का इंडिपेंडेंट केंद्र नहीं था और उनके सद प्रयास से के मंडल महिला महाविद्यालय आज भी चल रहा है।
और हर गार्जियन की पहली प्रायोरिटी वही 1000 से अधिक बच्चियां हैं वहाँ। हाँ, और हर और गार्जियन उन्होंने बस फ्री बस फ्री भी कर दिया बस फ्री कर दिया है, हाँ। कंप्यूटर शिक्षा फ्री कर दिया है, तो ये सारी चीजें हैं उनके पास। और यहाँ तक आज जैसे मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि अभी हम चुनाव के मूड में नहीं है, लेकिन लगातार पिछले मैंने 15 दिनों से देखा और उन्होंने कहा भी हाँ मैं साथियों से संवाद कर रहा हूँ, क्षेत्र में घूम रहा हूँ, हाँ, घूम रहे हैं। साथियों से संवाद कर रहे हैं, साथी के साथ एक बड़ी मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही साथी अगर कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए पॉलिटिकल कीड़ा ऐसा है ना कि आदमी के मरने के दिन तक काटते रहता है। एक बार विधायक से पेट थोड़ा भरता है, आदमी चाहता है कि और लंबे समय तक और अब खाली भी तो हो गए हैं, खाली भी हो गए, अच्छा, सेवानिवृत्त हो गए, सेवानिवृत्ति के बाद अगर खाली हो गए तो कीड़ा है। तो जो पुराने अपने समर्थकों को एक बार फिर टटोलने जा रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, अपनी राय लेना चाह रहे हैं, अगर उनका मिजाज विचार बनता है, साथियों का सहयोग का आश्वासन मिलता है तो अच्छी बात है। बक्सर को कोई घर घर को जानते हैं, बक्सर में चूंकि 5 साल रहे हैं तो हर लफ्ज को ये जाना माना खिलाड़ी है। अब किस दल से आएंगे कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। कहीं से नहीं खुल रहा है कैसे आएंगे वो, लेकिन हो सकता है हालांकि वो कांग्रेस में है, मैं जानता हूँ पिछले बार कांग्रेस से ईएमएलसी का चुनाव भी लड़े थे, थोड़े बहुत वोटों से पीछे रह गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया बात है कि अगर सदा हुआ खिलाड़ी आता है तो किसी परिचय देने की जरूरत नहीं है, सब लोग हृदय भैया को जानते हैं। बिल्कुल अच्छी पकड़ है, मुसलमान में भी उनकी अच्छी पकड़ है, यादव समाज में भी अच्छी पकड़ है। चुनाव में अच्छा रंग आएगा महागठबंधन और एनडीए के बाद अगर ये किस दल से आते हैं अब देखिए। आलोक जी मैं ये आपको बताऊंगा जरूर कि अगर हृदय नारायण सिंह जैसा साथी आता है जनमानस के बीच में तो एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए परेशानी खड़ा कर देगा। दोनों लोग परेशान हो जाएंगे और ये तीसरे कोण बनाने के फेरे में तो पड़ ही जाएंगे। तो एनडीए और ये महागठबंधन दोनों के लिए परेशानी का कारण बहुत सकता है अगर आ जाते हैं मजबूती के साथ चुनाव मैदान में। तो बाकी तो जनता तय करेगी कौन उसका नेता होगा, कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा। तो कुल मिलाकर यही कहूँ बस इसलिए कि हमारी जो समझ है लड़ाई एनडीए महागठबंधन के बीच ही होगी। चलिए अब एक और प्रत्याशी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सरोज राजभर। सरोज राजभर अति पिछड़ा समाज से आते हैं और लगातार पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं लगातार कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल हमको लगता है कि 4 या 5 या 6 तारीख को एक उनका बड़ा कार्यक्रम भी है। आज उनसे बात किया तो मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मैंने पूछा उनसे कि आप तो राजद में ज्वाइन कर लिए भाई, पहले अलग थे लेकिन अब तो राजद में आप हैं, तो कैसे चुनाव करेंगे? मैं लड़ूंगा, अति पिछड़ा का बेटा हूँ, मेरा अपना वोट है, मेरा अपना 20-22 हजार वोट है, मैं उसके बल पर ही चुनाव लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा चुनाव। करीब हमको लगता है कि 2015 में चुनाव लड़े तो इनको 16-17 हजार के आसपास वोट आया भी था। उसके पहले 2011 में शायद जिला परिषद का चुनाव लड़े थे ये, तो उस समय कुछ वोटों से ये हार गए थे। तो उनके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए सरोज राजभर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन वो एक जुझारू नेतृत्व को दशा दिशा देते रहे जिले में। पॉलिटिकल वर्कर के रूप में वो चर्चित व्यक्तित्व के स्वामी है, हर लोग जानता है उनके विषय में। अब बसपा की राजनीति में उनका जबरदस्त उभार हुआ था और हर लोग तक उन्होंने अपनी पहुंच बनाई थी। जिला परिषद लड़े और हार गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में अपनी एक हैसियत उन्होंने बनाई और उसी के बाद से समाज के अति पिछड़ों की तो लड़ाई लड़बे किए, बाद के कालखंड में वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए और आज उन्हीं लोगों के संघर्ष और सहयोग का प्रतिफल है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का एमपी चुने गए। लोकसभा में काफी मेहनत किया था, अपने वर्ग का काफी पिछड़ा समाज का वोट उन्होंने इकट्ठा किया था और सांसद के पक्ष में वोट कराया था। और इधर भी लगे हुए हैं वो, और लगातार लगे हुए हैं और लगातार इन कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। और अगर वो चुनाव मैदान में आते हैं, पिछड़ों की आजकल राजनीति का पूरा देश भर में ये उभार हुआ है, अब बिहार में तो खास तौर से उभार हुआ है। तो अगर पिछड़े राजनीति को केंद्रीय पटल पर रख के देखिएगा तो मैं समझता हूँ कि मजबूत नेता है ये। और किस पार्टी से लड़ते हैं तो आने वाला समय बताएंगे। हालांकि अब 1 सप्ताह के बाद डिक्लेयर ही होने वाला है पूरे बिहार विधानसभा का आचार आदर्श संहिता लागू होने वाले 6 तारीख को। तो अगर लागू हो जाती है तो उससे ये किस पार्टी से आते हैं, निर्दलीय आते हैं कि क्या किसी शोषित दलित पार्टी से आते हैं? राजद में तो कुछ जगह है नहीं, वैकेंसी है नहीं। तो जब वैकेंसी नहीं है तो निश्चित रूप से ये अपनी प्रतिभा को किसी दूसरी ओर कहीं जरूर अपना लगाए होंगे। देखिए
ताल तिकड़म तो हर दिन लगाता है, लेकिन जब यहाँ अलायंस में सीटें जब दूसरी तरफ चली जाएंगी तो ये बेचारे क्या करेंगे? नेतागिरी तो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब महागठबंधन की राइट चल रही है। तो यहाँ तो कांग्रेस को आरजेडी ने अपना सहयोगी पार्टी मान लिया है और पिछले 10 साल से कांग्रेस लड़ भी रही है। तो ऐसे में राजद से तो कोई दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी से आते हैं तो मैं समझता हूं कि एक बक्सर के लिए अच्छी बात होगी कि एक पिछड़े समाज का लड़का अपनी हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। चलिए, आज की चर्चा अब यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अब जो भी हमारे चैनल को, न्यूज़ विजन को देख रहे हैं, न्यूज़ विजन के फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को फॉलो करें एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बक्सर जिले की हर तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाते रहें। इसके बाद बक्सर विधानसभा का आज आखिरी दिन था, चौथा दिन हम लोग कर रहे हैं बक्सर विधानसभा। अब चर्चा समाप्त हम लोग करेंगे आज से। अगले दिन जो भी चर्चा होगी, अब डुमरांव विधानसभा में हम लोग चलेंगे। डुमरांव विधानसभा के एनडीए, महागठबंधन एवं अन्य दलों के प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूज़ विजन से आप लोग जुड़े रहें। नमस्कार। नमस्कार।